अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हारून रशीद है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर। आज हमारे पास इंतहाई एक दिलचस्प टॉपिक है जो रेगुलर बेसिस पे डे टू डे लाइफ में वी आर सीइंग इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। And we are very lucky to have two very good consultants from Aga Khan University Hospital. I would like to introduce you to those consultants. First, we have got Dr. Masood Umar. He is an associate professor and section head orthopedic surgery at Aga Khan University Hospital. And we have got Dr. Shehryar Noordin, also an associate professor and director at Arthroplasty Fellowship Program, Aga Khan University Hospital. Assalamu alaikum and thank you, Dr. Masood and Dr. Shehryar. Walaikum salam. Thank you for the introduction. Thank you for the kind introduction. Dr. Masood, starting with you. So, knee osteoarthritis is a very common issue and we see it on a regular basis. So, किस वजह से आर्थराइटिस होता है? जी शुक्रिया रिजवान। बेसिक वजह अगर हम शुरू करें तो जेनेटिक्स जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मेरे वालिदैन में आर्थराइटिस था तो मेरे अंदर भी चांस है कि मुझे भी आर्थराइटिस हो जाएगा, लेकिन ये कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। बट जो नोन वजह जो हम शायद चेंज भी कर सकते हैं वो एक तो वज़न का बढ़ना, ओबेसिटी। जैसे सिंपल एग्जांपल आप ले लें, अगर एक नई गाड़ी भी ले लें और उसके टायर 5 साल में घिस जाते हैं और अगर हम उस पर लोड डबल डाल के रोज चलाएं तो वो 2.5 साल में घिस जाएंगे। वेरी सिमिलरली हमारे जोड़ भी इस तरह जितना लोड उन पे पड़ता है ये घिसने का अमल तेज हो जाता है। दूसरी चीज जो कि इसको प्रमोट करती है आर्थराइटिस को, वो चोट लगना है। अगर हम जवानी में कोई हमें स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, हम गिरे हैं कहीं, हमारे जोड़ के अंदर चोट लगी है, सो वो फिर इस आर्थराइटिस के प्रोसेस को एक्सपीडाइट कर देती है, उसको फास्ट कर देती है। तीसरी चीज कि अगर किसी भी वजह से कुछ सर्जरी करनी पड़ गई और जोड़ के किसी हिस्से में मुरम्मत की जरूरत पड़ गई तो उससे भी आर्थराइटिस के कुछ न कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर फैक्टर्स ये ओबेसिटी और चोट लगना या ऑपरेशन होना, वो भी एक किस्म की कैलकुलेटेड चोट, और तीसरा जेनेटिक जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बुनियादी फैक्टर्स हैं जो हमें आर्थराइटिस की तरफ पुश करते हैं। जी थैंक यू। डॉक्टर शहरयार, आपसे एक सवाल है जो बहुत कॉमनली हमारे से क्लिनिक में सब लोग पूछते हैं। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कोई चीज ऐसी होती है जिनका रूटीनली करने की वजह से ये जोड़ घिसने का अमल बढ़ जाता है? काफी सारी चीजें हैं। बेसिकली इट्स हाउ योर लाइफस्टाइल इज। जनरली अगर हम ओवर यूज करें, टू जस्ट टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट डॉक्टर मसूद वाज सेइंग, ये वेयर एंड टेयर इंजरीज में भी आती हैं। तो अगर हम अपने नीज को, आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अब्यूज करें, मतलब ओवर यूज करें, एंड तो फिर उससे ये होता है कि वो आर्थराइटिस का अमल तेजी से प्रोग्रेस करता है। इसीलिए मॉडरेट एक्सरसाइजेस टू कीप द कार्टिलेज हेल्दी एंड एन एक्टिव लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो भी, अगर हम कार्टिलेज को स्ट्रेस नहीं करेंगे तो भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। सो वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस्ड fine line between over exercise and underdoing stuff. थैंक यू डॉक्टर शहरयार। मसूद, आर्थराइटिस के सिम्टम्स में सबसे पहले कौन से होते हैं जिसपे मरीज को डॉक्टर्स की तरफ रुजू करना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन रुजू करना चाहिए? जी सिम्टम्स में अगर चलें तो सबसे पहले पेन, दर्द का होना, जोड़ का एक्टिविटी से दर्द का होना। जो एक्टिविटी में अगर मस्जिद चला जाता था पहले और अब नहीं जा सकता, और जाते में मुझे बीच में 2 दफा रुकना पड़ता है जोड़ की तकलीफ की वजह से, या मैं पार्किंग से अपने ऑफिस में आ जाता था रोज कंफर्टेबली, और अब मुझे आने में 1-2 जगह बीच में ब्रेक करना पड़ता है, मेरा दर्द बढ़ जाता है। और पहले मैं नमाज सारी अपनी रेगुलर पढ़ लेता था और अब मुझे आधी नमाज कुर्सी पे पढ़नी पड़ती है।
या मैं अपने सेकंड फ्लोर के फ्लैट में पहले बखूब बासानी चला जाता था और अब मुझे उसमें मुश्किल होती है, यानी स्टेयर क्लाइंबिंग, स्क्वाटिंग और फिर आखिरी सरफेस प्लेन सरफेस वॉकिंग में भी अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो दैट मीन्स कि मेरे सिम्टम बढ़ रहे हैं। सो पेन, और फिर दूसरा जब आर्थराइटिस में सोजिश का अमल हो साथ साथ ज्यादा डोमिनेंट तो फिर सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, आम सूजन। तो उसकी वो इस बात की निशानी देती है कि अंदर सोजिश ज्यादा हो रही है। आर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली सूजन नहीं आती, सिर्फ पेन ऑन एक्टिविटी आती है और फिर सूजन भी आ सकती है। और तीसरा फिर डॉक्टर रिजवान वो ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेन बढ़ता है तो फिर पेन एट रेस्ट, यानी अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर पेन हो रहा है। और अगर पेन एट नाइट यानी रात को भी मुझे जब सुकून का वक्त है तो मुझे बेसुकूनी हो रही है, जोड़ों में तकलीफ का अमल पैदा हो रहा है। सो आमतौर पे अगर सिम्टम्स मेरे रूटीन से मुझे रोक रहे हैं, जो पहले कई सालों से मेरा रूटीन बना हुआ है, तो मे बी आई शुड कंसल्ट ए फिजिशियन और ए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर टू सीक गाइडेंस। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मसूद। डॉक्टर शहरियार, एक पेशेंट अगर आर्थराइटिस के साथ क्लिनिक में आता है तो इनिशियल किस तरह आप लोग उसको क्या एल्गोरिथम है, किस पाथवे पे इसको ट्रीट किया जाता है? शुरू में बेसिकली हिस्ट्री से शुरू करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट को कितना प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की वजह से। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि कितनी वो एक्टिविटी कर सकता है, कितना डिस्टेंस चल सकता है बिफोर पेन बॉदर्स हैं। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आर्थराइटिस का है वो कहलाता है स्टार्टअप पेन। सो दीज पेशेंट्स विल टेल अस कि हम जब एक्सरसाइज या वॉक करना शुरू करते हैं, शुरू में दर्द होता है और फिर वंस वी गेट गोइंग तो फिर हमारा पेन बेहतर हो जाता है एंड देन वी कैन स्टार्ट वॉकिंग रिलेटिवली मोर कंफर्टेबली। तो शुरू में इसको असेस करने के लिए कुछ देखना होता है कि पेशेंट कितना ज़्यादा फंक्शनल है, उसकी कितनी ज़्यादा फंक्शनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल कि वो कितनी देर चल सकता है, नमाज में उसको डिफ़िकल्टी होती है, क्या वो चेयर पे आ गया है नमाज पढ़ने के लिए, कोई वो वॉकिंग एड इस्तेमाल करता है, और उसके अलावा उसके जो फुटवेयर है वो किस तरह के हैं, अभी तक वो क्या-क्या अपनी लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़ाई कर चुका है, और इस आर्थराइटिस की वजह से वो कितना लिमिटेड है। तो एक दफ़ा हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद मरीज़ का मुआयना करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें डिफरेंशिएट करनी पड़ती है वो ये है कि समटाइम्स ये पेशेंट्स का आर्थराइटिस जॉइंट्स का होता है, कभी-कभी ये आर्थराइटिस बैक का होता है, और कभी-कभी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर होता है जिसकी वजह से जिसे शायटिका या अर्कुनिसा कहते हैं और न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं, एक और उसका फॉर्म है, वो पेशेंट की मोबिलिटी को लिमिट करता है। तो अच्छी बात यह है मेडिसिन में कि पेशेंट से बात करने से ही कुछ काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट का दर्द घुटनों से आ रहा है, कमर से आ रहा है या हिप से आ रहा है। तो एक दफ़ा हिस्ट्री जब हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर हम मुआयना करते हैं, और मुआयने से फिर हम कंफर्म करते हैं कि जो हमें पेशेंट बता रहा था कि वो हिस्ट्री फिजिकल एग्जाम से कंफर्म होती है कि आया उसका बैक उसके सिम्टम्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है या हिप या नी या कोई और प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर उसको टेस्ट के ज़रिए वेरीफाई करते हैं। जैसे क्लिनिक में फ़ौरन एक्सरे हो जाते हैं और उससे हमारा फिर डायग्नोसिस काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है कि दिस इज़ द प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ पेन, कि प्रीडोमिनेंटली बैक से आ रहा है या हिप से या नी से, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो जनरली इस तरह से हम फॉलो करते हैं। थैंक यू डॉक्टर शहरियार। आपने एक्सरे का बताया, एक क्वेश्चन आपसे है कि बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक पे आके कहते हैं कि हमें एंड स्टेज आर्थराइटिस है, तो आप इस पे कुछ रोशनी करें कि इसका क्या मतलब होता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। एंड स्टेज आर्थराइटिस का मतलब है पेशेंट इज बोन ऑन बोन, के कार्टिलेज तकरीबन वेयर आउट हो गया है और हड्डियां आपस में रगड़ रही है। जो नर्म हड्डी या गूदा है जो बोन के एंड्स में,
वो तकरीबन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है और पेशेंट को एक ग्रेटिंग साउंड, पेशेंट्स को हड्डियों जोड़ों में रगड़ महसूस होती है जब वो अपने घुटने को मोड़ते हैं। तो एंड स्टेज आर्थराइटिस में देयर इज ऑलमोस्ट नो कार्टिलेज लेफ्ट, जिसकी वजह से पेन वो फिर स्टार्टअप पेन से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एंड एज मसूद वाज एल्यूडिंग टू कि ये फिर रेस्ट पेन और नाइट पेन की तरफ भी चला जाता है। थैंक यू डॉक्टर शरिया। डॉक्टर मसूद, आपसे है कि आर्थराइटिस एक इंसान की जिंदगी को किस तरह अफेक्ट करता है? क्या इसके मखसूस जोड़ों पे ही होता है या उसकी वजह से बॉडी के दूसरे जोड़ फंक्शंस भी अंपायर होते हैं? तो इस पे जरा, क्यों आर्थराइटिस का इलाज जरूरी है, ये सवाल। जी शुक्रिया। देखें, जो हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस, उसका मेडिकल नाम अगर ले लें तो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जिसमें के प्योर ऑस्टियो माने जो हड्डी और आर्थराइटिस माने सोजिश, राइट। जोड़ों, हड्डी के एंड पे जोड़ होता है, जोड़ की सोजिश। एक्चुअली ये डिजेनरेटिव चीज है जो सिर्फ जोड़ों तक ही रहती है। लेकिन जो दूसरी फॉर्म है आर्थराइटिस की, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, उसमें सारी बॉडी की पे असरअंदाज होता है। बाद लोगों की तिल्ली भी बढ़ जाती है, लिवर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, और जोड़ों में प्रॉब्लम तो आता ही है, और जोड़ों में टेढ़ापन ज्यादा उसमें नुमायां होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन चीज है जो एज रिलेटेड है, उसमें फिर जब जोड़ इफेक्ट होते हैं तो साथ साथ पट्टे भी कमजोर हो जाते हैं। जब मेरा चलना 100 कदम से 50 कदम हो जाएगा और फिर 10 कदम हो जाएगा रोजाना के हिसाब से, एज एन एग्जांपल, तो फिर मेरे जो चलने वाले पट्टे हैं, मसल्स हैं, वो खुद ब खुद स्लैक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और ये एक विशेष साइकिल सा बन जाता है कि पट्टे कमजोर होने की वजह से फिर जोड़ पे भी इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है, वो और कमजोर हो जाता है। तो यानी इसमें फिर फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट का रोल आ जाता है कि पट्टे मजबूत करना, ताकि जोड़ को काबिले इस्तेमाल बनाया जाए। जोड़ अपनी जगह डिजनरेट जरूर हो रहा है, लेकिन हमें उनके बावजूद पट्टों पे काम करते रहना है, अपने जोड़ को इस्तेमाल करते रहना है, ताकि हम अपना फंक्शनल एक जिंदगी गुजार सकें, जो रोजमर्रा का काम है वो कर सकें, जॉब पे जा सकें, अपने जो रोजाना के मामूलात हैं वो पूरे कर सकें। बुनियादी तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी और उसकी वजह से पट्टों का इफेक्ट होना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी और उसकी वजह से बॉडी के मुख्तलिफ आज़ा भी इफेक्ट हो सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर मसूद। डॉक्टर, ये सवाल है कि ट्रीटमेंट ऑफ, हमने काफी तफसील से जिक्र कर लिया है कि क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, किस तरह ये एक इंसान की बॉडी को अफेक्ट करता है। आप इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी एक ऑर्थोपेडिक माहिर जोड़ बदलने का होता है, उसके पास क्या होती है उसकी स्ट्रेटेजी? चलते हैं, कौन से स्टेप से शुरू करते हैं? और दूसरी बात ये, क्या पहली दफा जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको जोड़ बदल देना चाहिए? किस तरह आप लोगों का स्टेप पैटर्न है? यू आस्किंग मी और डॉक्टर शहरियार? डॉक्टर शहरियार, आपसे पूछे। थैंक यू रिजवान। पहला ऑप्शन ये होता है कि पेशेंट के आर्थराइटिस को स्टेज करना, कि वो किस लेवल का आर्थराइटिस है। एंड पहली हमेशा ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है नॉन ऑपरेटिव, कि हम सर्जरी के बगैर पेशेंट के सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करें। तो उसमें फिर कुछ ऑप्शंस होते हैं, पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं, पेशेंट के फुटवेयर की मॉडिफिकेशंस होती हैं, और अगर वज़न ज़्यादा है, जैसे डॉक्टर मसूद ने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, तो उस पर भी कंट्रोल करके हम अपने आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। तो पहले तो ये रिस्क असेसमेंट होती है कि क्या क्या चीज़ों से ये हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट्स बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पे आते हैं तो उन्हें कोई सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ पेशेंट्स, एक पूरा स्पेक्ट्रम है, कुछ पेशेंट्स ऐसे स्टेज पे आते हैं कि उनकी आर्थराइटिस थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन स्टिल दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेडिसिन्स, बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस,
आजकल कुछ इंजेक्शंस भी हैं जिससे हम कार्टिलेज की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। और फिर कुछ पेशेंट्स जो बहुत ही लेट आते हैं, जो आप थोड़ी देर पहले डॉक्टर रिजवान कह रहे थे एंड स्टेज आर्थराइटिस, जब वो बोन ऑन बोन होते हैं तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी में भी किस्में होती हैं डिपेंडिंग अपॉन जिस स्टेज पे पेशेंट आता है, और उस हिसाब से फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट को हमें प्लान करना पड़ता है। जी डॉक्टर रिजवान। थैंक यू डॉक्टर शहरियार। मसूद, अभी जैसे डॉक्टर शहरियार ने कहा कि कुछ मखसूस किस्म के इंजेक्शंस हैं, तो आजकल यही स्टेम सेल्स, एडिपोज टिश्यू, इसका काफी सुनने में आ रहा है। सो करंट एविडेंस इसके बारे में क्या कहता है, और लोगों को आप क्या तजवीज करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन? सॉरी, थैंक यू। अच्छा सवाल है, ये काफ़ी क्लैरिफाई कर देना चाहिए चीज़ों को कि देखें, इलाज का पहला हिस्सा, कोई भी पेशेंट पहली दफ़ा आता है तो इंजेक्शन पहले ही ऑफर नहीं कर दिए जाते। इलाज का पहला हिस्सा है दवाई, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम पैनाडोल से दर्द की दवाई, स्पेशली जो मैदे को, गुर्दे को असर ना करे, दैट इफ इट हेल्प्स। और दूसरा, फिर शॉर्ट ऑफ सर्जरी जो हम ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं वो है इंजेक्शन। अब देखें, पहले ज़माने में हमारे पास जब ये फैसिलिटी मॉडर्न इंजेक्शन की नहीं थी तो हम सिर्फ स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते थे और वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाता था। स्पेशली वो लोग जिनको सोजिश का एलिमेंट ज़्यादा हो, सूजन ज़्यादा हो, उनमें रिस्पॉन्स भी अच्छा आता था, सूजन उतर जाती थी। और स्पेशली वो लोग जो उम्रे पे जा रहे हैं, हज पे जा रहे हैं, वक्ती तौर पे 30 डेज 40 डेज का एक पीरियड उन्होंने गुजारना है, सो उनको बड़ा फायदा हो जाता था वक्ती तौर पे। सो अब हम उससे जब आगे आ गए तो साइंस ने तरक्की की, तो हमें ये 2-3 इंजेक्शन मजीद अपने इस्तेमाल के लिए मिल गए जो हम पेशेंट्स को लगा सकते हैं। नंबर 1 इज हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन है। हाइलुरोनिक एसिड एक जोड़ों के कार्टिलेज का जो एंड पे चिकनाई होती है उसका एक कंपोनेंट है, जिसका मकसद वहाँ के लोकल सेल्स को, जो कार्टिलेज के सेल्स हैं, उनको तकवीत देना है। और जाहिर है कि वही सेल्स जो जिंदा हैं, जो डिजनरेट होके घिस गया है जोड़ का हिस्सा, उसको वो कुछ भी नहीं करेगा। दूसरा जो एलिमेंट है इंजेक्शन का हमारे पास, वो पीआरपी है। पीआरपी बनता है इससे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो आपने कोविड के ज़माने में भी सुना होगा कि प्लाज्मा इंजेक्शन दिए गए पाकिस्तान में भी और बाहर भी। मरीज जो कोविड से रिकवर हो गए थे उसमें ये था कि एंटीबॉडीज होंगी कोविड के खिलाफ, तो वो दूसरे मरीज को लगा दी। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि हम मरीज का अपना खून लेके, उस 5 सीसी तकरीबन ब्लड लेके, उसको सेंट्रीफ्यूज करके, और फिर उसका जो प्लाज्मा ऊपर आता है उसको इस जेल वाले इंजेक्शन के साथ मिला के फिर इंजेक्ट करते हैं घुटने में या किसी भी जोड़ में। सो इट इज कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट इसलिए इंपॉर्टेंट कि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिवेट किए जाते हैं और फिर वो बॉडी में जाके रिलीज होते हैं, उनसे ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं जो कि अगेन जो हेल्दी सेल है जोड़ का, कॉन्ड्रोसाइट जिसको बोलते हैं, जो कार्टिलेज का, उसको तकवीत देता है, उसको नरिशमेंट देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है। लेकिन अगेन जो जोड़ का हिस्सा घिसा हुआ है वो घिसा ही रहेगा, उसने रीजनरेट वहां नहीं करना। थर्ड जो लेवल ऑफ इंजेक्शन है वो है स्टेम सेल। सो स्टेम सेल, जैसे आपने भी सवाल में पूछा, सवाल के दौरान मेंशन किया कि एडिपोज टिश्यू से सबसे कॉमन ये है कि हम यहाँ से थोड़ी सी चर्बी ले लें, अगेन उसको सेंट्रीफ्यूज करें, उसके जो स्टेम सेल उसमें होते हैं, जो लाइपोब्लास्ट है, उसको फिर जोड़ में इंजेक्ट करें आइसोलेट करके। और चौथा तरीका जो सबसे मुस्तनद है वो है कार्टिलेज का इंजेक्शन। कार्टिलेज इटसेल्फ हम नाक की हड्डी से या कहीं से भी जोड़ के दूसरे हिस्सों से लेके उसको कल्चर करें और फिर उसका इंजेक्शन दें। सो उसमें थ्योरी ये है कि उसमें कार्टिलेज बनाने के स्टेम सेल मौजूद होंगे और वो जब जोड़ में जाएंगे तो वो जो जोड़ का हिस्सा घिस गया है वहाँ पे नए कार्टिलेज की ग्रोथ में मदद करेंगे। सो ये थ्योरी है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि सब लोगों में कामयाब नहीं होता, क्योंकि डिपेंडिंग के आर्थराइटिस का लेवल क्या है,
ज़्यादातर जो लोग हमारे पास एडवांस्ड आर्थराइटिस के साथ आते हैं उनमें इतना काम नहीं करता, लेकिन जो अर्ली और मॉडरेट आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, दरमियाने दर्जे का आर्थराइटिस जिसमें जोड़ घिसा भी हुआ है और आधा या उससे ज़्यादा हिस्सा अभी सही भी है, उनमें अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं। हाँ, लगाने की तकलीफ है, इसमें इंजेक्शन है, इंजेक्शन का एक बहुत कैलकुलेटेड बहुत माइनर सा रिस्क इन्फेक्शन है। इस रिस्क के अलावा ये एक बेदरर चीज़ है, आपका अपना ब्लड है, उसी का कंपोनेंट है प्लाज्मा, कोई एडिशनल बाहर का दवाई या चीज़ नहीं डाली जा रही। एक तरह से इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं, अगर आप इन्फेक्शन की अच्छी तरह एंटीसेप्सिस कर लें, वो उसको कवर कर ले, तो फिर इसमें कोई बैरूनी चीज डालने का जो है ना खतरा नहीं है। यही थ्योरी पीआरपी पे है और स्टेम सेल पे है, जो आपकी अपनी बॉडी के ही सेल्स लेके उसको डेवलप किया जाता है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, थैंक यू डॉक्टर मसूद फॉर अ डिटेल आंसर। डॉक्टर शहरियार, नेक्स्ट सवाल आपसे है कि एक पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है और उसने दवाइयां भी खा ली, पीआरपी वगैरह भी खा लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उसका पेन सेटल नहीं हो रहा, और नेक्स्ट स्टेप में वो सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाता है। तो आर्थराइटिस के सर्जिकल ऑप्शंस, मैं पर्टिकुलरली नी घुटने के आर्थराइटिस के बारे में बात करूंगा कि सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रिजवान। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डिपेंड, पहले तो ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पेशेंट का पेन जो है और जो सिम्टम्स हैं वो क्यों दवा से सेटल नहीं हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि देखना होगा कि स्टेज क्या है डिजीज़ की, कार्टिलेज कितना रह गया है, जो कार्टिलेज रह गया है किस क्वालिटी का है, कोई कार्टिलेज के लूज बॉडीज हैं जो कि जॉइंट में फ्रीली मूव कर रहे हैं और पेशेंट को लॉकिंग और क्लिकिंग के सिम्टम्स दे रहा है। तो अगर हमें लगता है कि एक्सरेज जो हम इनिशियल एवेल्युएशन का हिस्सा में करते हैं, अगर उसमें लगता है कि अब भी टाइम है कि पेशेंट को नॉन ऑपरेटिवली मैनेज किया जा सकता है, तो उस स्टेज पे भी समटाइम्स होता यह है कि पेशेंट्स विल रिस्पॉन्ड टू वन ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड विल नॉट रिस्पॉन्ड टू अनदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स। तो कभी कभी मेडिसिन को चेंज करके भी पेशेंट्स के सिम्टम्स को बेहतर किया जा सकता है, एंड देन वी कैन ऐड सम एजेंट्स जो कार्टिलेज की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। कभी कभी उससे भी फायदा होता है। लेकिन अगर आपके सवाल से जो मुझे समझ आया वो ये आप कह रहे हैं कि पेशेंट हैज एग्जॉस्टेड ऑल द नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस, तो फिर एंड अगर पेशेंट की एज को देखना पड़ेगा और पेशेंट के जॉइंट का स्टेटस देखना पड़ेगा। कभी कभी जो है ऐसी असेसमेंट में एमआरआई भी करना पड़ता है जॉइंट का, देखने के लिए कि जो रिमेनिंग कार्टिलेज है उसकी क्या क्वालिटी है, उसके कोई फ्री बॉडीज हैं, और अगर कुछ एमआरआई पे लगता है कि कार्टिलेज में अभी भी थोड़ी सी जान है और कुछ थोड़ी सी लूज बॉडीज हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पेशेंट सिम्टम्स, तो कभी कभी, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिवली ये डिसाइड करना पड़ता है पेशेंट की एज को देख के, विल आर्थरोस्कोपी ये दूरबीन डाल के पेशेंट के जोड़ में जो कार्टिलेज की फ्री बॉडीज हैं उसको डिब्राइड करके उसकी सफाई करके पेशेंट्स के सिम्टम्स बेहतर हो सकते हैं या नहीं। उसके अलावा फिर हमारे पास पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। तो ये ग्रेडेड मैनर में देखना पड़ता है कि पेशेंट का एज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुका है, और इसके अलावा हम कोई, पहला क्वेश्चन हमेशा ये होता है विदाउट सर्जरी हम बेहतरी कर सकते हैं या नहीं, और उसके लिए असेसमेंट को बार बार रिविजिट करना पड़ता है ताकि हम पेशेंट का बेस्ट आउटकम दे सकें। थैंक यू डॉक्टर शहरियार। डॉक्टर मसूद, आपसे एक क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर पेशेंट्स का आता है कि ये जोड़ बदलने का ऑपरेशन, व्हाट इज नी रिप्लेसमेंट, इसको क्विकली, इसको अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें हमारे को कि क्या होता क्या बेसिकली। जी, नी रिप्लेसमेंट 1980 की दिहाई का ऑपरेशन है जो अमेरिका में इजाद हुआ। जो जॉन इंसाल सर्जन था न्यूयॉर्क में,
वहाँ से ये डेवलप हुआ और भी ममालिक में, इंग्लैंड में भी और इधर, लेकिन वहाँ से फिर होता होता 90 की दिहाई तक ये पाकिस्तान आ गया था ऑपरेशन। और अल्लाह का शुक्र, आगा खान हॉस्पिटल में हम 90 की दिहाई के शुरू से ही ये ऑपरेशन बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। वी आर दी ब्रांड लीडर्स ऑफ दिस ऑपरेशन इन द होल कंट्री। एक्चुअली हमारे ही हॉस्पिटल में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, कराची में और फिर पाकिस्तान में, और अब जाहिर है ट्रेनिंग लेवल काफ़ी बेहतर हो गया, सब जगह ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सो जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, एक थाई की बोन है उसका सिरा, एक टांग की बोन है उसका सिरा, आपस में ऐसे मिलते हैं तो नी जॉइंट बनता है, और सामने एक चपनी हड्डी जिसको पटेला कहते हैं वो। सो नी टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जोड़ का जो हड्डी के सिरे जो जोड़ बनाते हैं, जो घिस गए हैं, उनको आप निकाल के नया जोड़ बिठाते हैं। ऐसे सांचा क्रिएट किया जाता है जिसपे वो नया जोड़ बैठ जाता है और हम बोन सीमेंट से उसको पक्का कर देते हैं। तो उसमें मकसद पहला ये है कि मरीज का दर्द खत्म हो जाए, और दूसरा मकसद ये है कि मरीज की टांग की अलाइनमेंट सही हो जाए और उसको चलने में वो उस लेवल पे चला जाए जहां वो 15-20 साल पहले था जोड़ के हिसाब से। और जाहिर है उस लेवल जाने में टाइम इसलिए लगता है कि पट्टे भी कमजोर हो चुके होते हैं, उनकी फिर फिजियोथेरेपी से उनको वापस एक्टिवेट करके उस लेवल पे ले जाया जाता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, नी टोटल नी रिप्लेसमेंट के अलावा ये टोटल इसलिए कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी होती है, जैसे डॉक्टर शहरियार ने बताया। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में जोड़ के तीनों कंपोनेंट रिप्लेस करके नया जोड़ डाल दिया जाता है, और उनके बीच में प्लास्टिक की बेरिंग होती है जिसपे के एक समझ लें कुशन इफेक्ट होता है, वो मेटल से नहीं टकराता। शुक्रिया जी, थैंक यू। डॉक्टर शहरियार, आपसे ये सवाल है क्योंकि आमतौर पे जिनको घुटने का जोड़ों का दर्द होता है वो दोनों घुटनों में होता है, तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन किस तरह डिसाइड करता है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है कि एक घुटना कब बदलना चाहिए या दूसरा घुटना कब बदलना चाहिए? क्या वो चीजें हैं जिसमें ये दोनों घुटना बदलते हैं, घुटना बदलते हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। पेशेंट का असेसमेंट इस सवाल का जवाब देता है, क्योंकि देखना यह होता है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के सिम्टम्स कितने ज़्यादा है। बट आई विल गो बैक टू द सेम थिंग कि दोबारा यही देखना होगा कि कैन द पेशेंट बेनिफिट विदाउट सर्जरी फर्स्ट। ये बार बार इसी सवाल का जवाब देना पड़ता है, और एक दफ़ा हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि पेशेंट अब सर्जिकल कैंडिडेट है, तो फिर देखना पड़ेगा क्या एज है, क्या लेवल ऑफ आर्थराइटिस है पेशेंट के, क्या अदर डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल्ड है या नहीं कंट्रोल्ड है, और पेशेंट को कभी कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस कितना क्या है, कितना एक्टिव है, हफ्ते में कितने दफ़ा घर से बाहर जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड कर किया जाता है कि कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट के बाद अगर पेशेंट हार्ट का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का भी एक इवैल्यूएशन लिया जाता है, और फिर ये सारी डेटा को बैठ के असेस करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि आया ये पेशेंट एक घुटने के लिए या दोनों घुटने की सर्जरी का कैंडिडेट है। डॉक्टर मसूद, एक सवाल ये पूछा जाता है बहुत कॉमनली कि ये इतनी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं है। ये आमतौर पे आवाम के अंदर ये एक बात है जो इतनी सक्सेसफुल सर्जरी नहीं समझी जाती है, जो हमारी लेमैन है, आवाम है। तो इसका आप थोड़ा सा लाइट शेड करें कि इसका क्या सक्सेस रेट है, इसके क्या आउटकम्स होते हैं, प्लीज जरा इस पर रोशनी डालें। जी, शुक्रिया। देखें, ये पहली बात समझ लें कि ये कोई आम मामूली ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना। ये एक पेचीदा ऑपरेशन है जो कि आम जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए भी पेचीदा है, राइट। सो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जिसको हम आम जुबान में फेलोशिप कहते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह डॉक्टर शहरियार और मैंने दोनों ने ये फेलोशिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में की हुई है, यानी एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये कोई आम ऑपरेशन आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं सीख जाते ये चीज़, इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, और ख़ास तौर पे इसको प्राइमरी कहते हैं जो हम बात कर रहे हैं।
और फिर कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो उसको भी हैंडल करना आना चाहिए, जिसको रिवीजन नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। सो अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग के साथ ये ऑपरेशन करेगा तो उसका वो रिजल्ट नहीं होगा जो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जिसने इसमें फेलोशिप की हुई है, एडवांस ट्रेनिंग ली हुई है, वो ये ऑपरेशन करेगा। सो रिजल्ट्स में काफी फर्क आ जाएगा। ये अब चूंकि ये ऑपरेशन बहुत कॉमन हो गया है, इम्प्लांट्स इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं शहर में, तो हर डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन इस ऑपरेशन को अगर करेगा तो जनरल इंप्रेशन फिर उसका वीक होता जाएगा कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसने किया अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसने किया, मेरे पड़ोसी का हुआ वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, ये हुआ। सो आप देखें कि जो लोगों का डायरेक्ट वॉल्यूम ज्यादा है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। लिटरेचर भी इस बात को सपोर्ट करता है। दूसरा इस बात को सपोर्ट करता है कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ना हो तो आप ये ऑपरेशन ना करें। जब भी आप इसके बगैर करेंगे और कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो उसमें फिर आउटकम यानी सक्सेस रेट नीचे आ जाएगा। नॉर्मली अगर अच्छे स्पेशलाइज्ड सर्जन्स इस चीज को ऑपरेट करते हैं, इवन अगर आप अमेरिका चले जाएं, यूके चले जाएं, जहां बहुत हजारों में साल के जोड़ डलते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, तब भी 90 से 95% इसका सक्सेस रेट है। यानी 5 to 10% इसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रेट है, जो पेचीदगी है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये एक वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल फिगर में आपको दे रहा हूँ। जहाँ तक लेकिन इसका देखने का दूसरा तरीका यह है कि 90% से ज्यादा लोग इससे बहुत अच्छा मुस्तफीद होते हैं, फायदा उठाते हैं, उनका दर्द खत्म हो जाता है, वो चलने के काबिल हो जाते हैं बगैर सपोर्ट के, और एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं, हैप्पी आउटकम। बट जो मैंने बातें की, अगर उस पर जाएंगे तो फिर ऐसा हॉस्पिटल आपको चूज करना है जहां ये ऑपरेशन फ्रीक्वेंटली होता हो। फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में ये तकरीबन 400-450 नी जॉइंट के ही ऑपरेशन साल के होते हैं, और आज से नहीं हो रहे, पिछले 15-20 साल से हो रहे हैं। सो ऐसा हॉस्पिटल जहां सफाई का मामला बहुत अच्छा हो, ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ इस चीज का ट्रेंड हो, जहां नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड हो, जहां फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बड़ा सारा मौजूद हो जो आपको हैंडल कर सके, और फिर वो वही दो एलिमेंट्स जहां के सर्जन की ट्रेनिंग हो और उनका इस पे एक्सपीरियंस हो। तो इन सब बातों का ताल्लुक एक अच्छे थैंक यू डॉक्टर ऑपरेशन के बाद उसका ताल्लुक बनता है। शुक्रिया जी। डॉक्टर शहरियार, अब आपसे सवाल है, आपसे बेसिकली दो सवाल हैं। एक तो ये कि इस ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में कितना अरसा रहना पड़ता है, और इस ऑपरेशन के बाद मरीज अपना चलना फिरना कब से शुरू करता है, और तीसरी चीज कि इस ऑपरेशन की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, इस पे जरा रोशनी डालें, क्योंकि ये बर्निंग क्वेश्चंस हैं जो मरीज के दिमाग में होते हैं। थैंक यू डॉक्टर रिजवान। तो जो करंट वेस्ट में ट्रेंड है, यूरोप में भी ट्रेंड है, इसको कहते हैं डे केयर सर्जरी। उसमें लेकिन खाली एक पेचीदगी ये होती है कि वो पेशेंट, डे केयर सर्जरी का मतलब ये है कि वेस्ट में अलग अलग स्टाइल के पेशेंट एजेस हैं जो ये सर्जरी करवाते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं डे केयर सर्जरी के बाद वो रिकवरी होम्स में चले जाते हैं, रिहैब होम्स में चले जाते हैं, कुछ जो है अपने घर जाते हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। हम खुद हमारे प्रोग्राम में भी हमने पाकिस्तान का पहला डे केयर नी रिप्लेसमेंट किया है, और हमारा भी ट्रेंड उसी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जनरली स्पीकिंग डिपेंड करता है कि अगर जो आपने पूछा था चलते कब हैं, सुबह सर्जरी होती है, दे शुड बी वॉकिंग at the time of discharge, which means उसी दिन शाम को डिस्चार्ज से पहले they can walk and go home. और I'm sorry, I forgot your third question. Complications of this procedure के क्या क्या complications हो सकते हैं? जी, कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि एक तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है which is less than 1% है, और हमने खुद अपने रिजल्ट्स भी ये पब्लिश किए हुए हैं
कि प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट में जब मतलब वर्जिन नी में जब सर्जरी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस आर लेस देन 1%। दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि खुदा न खास्ता कोई खून की शारक या नर्व कट सकती है, वो भी ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है, एंड अगेन स्टेटिस्टिकली इट इज़ लेस देन 1%। फिर उसके बाद ये कुछ ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं जिसको डीवीटी कहते हैं, और वो खुदा न खास्ता लंग्स में भी जाके दूसरे मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमें इन चीज़ों का पता होता है तो हम सर्जरी से पहले ही ब्लड थिनर शुरू करते हैं और सर्जरी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। नी को स्पेशल सोल्यूशन से सर्जरी से पहले प्रेप किया जाता है। तो क्योंकि हमें आइडिया है कि व्हाट पोटेंशियली कैन गो रॉन्ग, तो इसीलिए उसको हम पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए स्टेप लेते हैं। जी डॉक्टर रिजवान। थैंक यू डॉक्टर शरियार। डॉक्टर मसूद, आपसे ये सवाल है जो कॉमनली लोग पूछते हैं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी फिजियोथेरेपी की क्या रोल है इस ऑपरेशन के बाद, या कोई रोल है भी या नहीं? जी शुक्रिया। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब एंड स्टेज आर्थराइटिस, और पहले जो शहरियार ने भी जिक्र किया कि एंड स्टेज आर्थराइटिस जोड़ों को तो ख़राब हो ही गए, लेकिन साथ में मसल्स भी बहुत वीक हो जाते हैं। सो अगर हम जोड़ डाल दें, और बाज़ जगह तो बड़ा रेगुलर प्रोटोकॉल है कि ऑपरेशन से पहले भी फिजियोथेरेपी के सेशंस कराए जाते हैं ताकि मरीज़ की टोनिंग अप हो जाए उन मसल्स की जो बाद में यूज़ होने चलने के लिए। सो जैसे डॉक्टर शहरियार ने कहा कि हमारी पहली फिक्र यही होती है कि ऑपरेशन के बाद मरीज़ को चलाया जाए। सारे ऑपरेशन का सक्सेस का दारोमदार उनके चलने पे है, लेकिन जाहिर है पहले दिन वो ब्रेस बांध के चलते हैं, वो वॉकर से चलते हैं, इसलिए बुनियादी तौर पे कि पट्टे एक तो ऑपरेशन से ज़रा कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि पट्टों को कट करके हम अंदर ऑपरेशन में जोड़ तक पहुंचते हैं और फिर बाद में उनकी सिलाई करते हैं। दूसरा, वो बुनियादी तौर पे ही कमज़ोर पट्टे हैं। ठीक है। सो उन दोनों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है, और इसके लिए भी जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उनके हम पेशेंट के साथ इंगेज कर देते हैं, वो वार्ड में भी फॉलो करते हैं। फिर हमारा रूटीन प्रोटोकॉल ये है कि हम घर पे भी होम फिजियोथेरेपी अरेंज करवा के देते हैं। जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट जाता है आपके घर रोज़ 1 घंटे के लिए, वो आपको पट्टों की मशकें कराएगा, वो आपको चलाएगा, क्योंकि ये काम घर वाले नहीं कर सकते। पेशेंट खुद भी पहले महीने में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो खुद ये काम कर सकें। सो दे नीड एक्सटर्नल हेल्प, दे नीड प्रोफेशनल हेल्प। घर का कोई मुलाजिम भी ये एक्सरसाइज नहीं करा सकता या चला नहीं सकता। सो इस पे हमने रहना है कि ये हम फिजियोथेरेपी का जो आपका सवाल, उसका फ़ायदा भी बहुत है, उसकी ज़रूरत भी बहुत है, और उसकी इफादियत भी बहुत है। थैंक यू डॉक्टर शरियार। अभी जैसे क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया, कुछ क्वेश्चन भी पूछने, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन आपसे मैंने ये पूछना है कि मरीज बैक टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, वो क्या एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है? पहला सवाल। दूसरा ये कि लॉन्ग ट्रेवलिंग करना, जहाज में बैठना, गाड़ी में बैठना आफ्टर नी रिप्लेसमेंट आप लोग कब सजेस्ट करते हैं कि कब करना चाहिए? So generally speaking, again it would depend कि patient की arthritis किस stage पे है, लेकिन usually for the first अगर हम averages पे बात करें, first 10 days to 2 weeks patient walker use करता है, और उसके बाद for a similar time usually stick पे आ जाता है, and generally speaking by 3 to 4 weeks patient is usually बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी walking aid के चलता है। एंड जो बाकी रोजमर्रा के काम है, जनरली स्पीकिंग driving, we would tell them that they can start practicing in a parking lot at anywhere between 4 to 6 weeks, depending patient की pre-surgery कितनी functional status थी, and if they can comfortably maneuver the car in the parking lot, then they can safely go out on the road. Usually इस तरह से होता है। और सर जहाज की ट्रैवलिंग जनरली स्पीकिंग कब आप अलाउ करते हैं इस ऑपरेशन?
जी सॉरी, मैं भूल गया था वो। जनरली स्पीकिंग, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट्स का इश्यू थोड़ा सा एयर कैबिन के प्रेशर के साथ भी लिंक्ड होता है, तो जनरली स्पीकिंग लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए मिनिमम ऑफ 3 वीक्स के बाद हम अलाउ करते हैं कि वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे भी जा सकते हैं। Thank you, Dr. Sharia. Thank you, Dr. Masood, for such a wonderful and informative session. Now I'm going to the questions or asked by the audience. Thank you. So, first question to Dr. Masood is कि ये हमारे किसी ऑडियंस ने भेजा है कि कैन आर्थराइटिस कॉज नमनेस? आर्थराइटिस घुटने का अगर हम लें, जब भी हम आर्थराइटिस कहते हैं तो ज्यादातर घुटने का जोड़ जहन में होता है। तो अगर बाद दफा उसके पीछे सिस्ट बन जाता है, जिसको बेकर सिस्ट कहते हैं, ऐसे समझ लें कि जोड़ का जो डेबरी है, जो एक तरह से नामुनासिब सा लफ्ज़ है, कचरा बनता है, जो जोड़ के पीछे ग्रेविटी से जाके बैठ जाता है, उस पर एक थैली बन जाती है, गुब्बारा सा बन जाता है। दैट कैन कॉज प्रेशर ऑन द नर्व सम टाइम्स। तो उससे नमनेस वगैरह का जो है ना आंसर पैदा हो सकता है। लेकिन बजाते खुद आर्थराइटिस चूंकि जोड़ का हिस्सा है और नर्व जरा सी जोड़ से जो जोड़ के बिल्कुल साथ नहीं लगी होती, थोड़ा सा फासला होता है, तो इसलिए कोई नमनेस का इतना रेगुलर सिम्टम जॉइंट आर्थराइटिस में नहीं होता। जी, थैंक यू। डॉक्टर शरियार, आपसे सेकंड क्वेश्चन है। एक ऑडियंस ने पूछा कि व्हाई डू जॉइंट्स मेक पॉपिंग एंड क्रैकिंग नॉइजेस? डिफरेंट वजूहत होती हैं डिपेंडिंग पेशेंट किस एज का है और किस लेवल की डिजीज है। यूजुअली स्पीकिंग वो जो मेनिस्कस है, जो नर्म हड्डी या गूदा है, जो बोन के एंड्स पे होता है, वो जब आपस में टकराते हैं या उसका कोई बॉडी, उसमें कोई दरार आ जाती है, कोई टेयर हो जाता है, तो एज अ फ्लैप वो अटक जाता है, तो उसकी वजह से ये क्लिकिंग साउंड्स होते हैं। अगर ये क्लिकिंग साउंड्स पेनफुल नहीं है तो जनरली स्पीकिंग ऑब्वियसली पेशेंट की एज को देखते हुए वरी करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये क्लिकिंग पेनफुल है, तब ये थोड़ी सी परेशान कौन बात होती है, विच नीड्स टू बी असेस्ड कि किस वजह से ये पेन हो रहा है एंड हाउ कैन इट बी टैकल्ड। थैंक यू। डॉक्टर मसूद, आपसे सवाल है, कैन क्रैकिंग नकल्स कॉज आर्थराइटिस? क्रैकिंग नकल्स वैसे हदीस शरीफ में भी मना है ये करना। वही जोड़ का ओवर यूज यकीनन उसको नुकसान पहुंचाएगा। सो द आंसर इज प्रोबब्ली यस। अच्छा, डॉक्टर शरियार, आपसे एक ऑडियंस ने पूछा है कि व्हाट आर द सम ऑफ द मेडिकेशंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस? ब्रॉडली स्पीकिंग हम इसको ओमार्ड्स में ग्रुप कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस मॉडिफाइंग डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। तो उसमें कुछ जैसे डॉक्टर मसूद एल्यूडेड टू शुरू में, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, कुछ पेन की मेडिसिन होती हैं, कुछ कार्टिलेज की क्वालिटी को बेहतर करने की होती हैं, ये ओरल मेडिकेशंस हैं। फिर अगर हम सिर्फ मेडिकेशंस की बात करें तो फिर नेक्स्ट में इंजेक्शंस भी आ जाती हैं, जो डॉक्टर मसूद ने काफ़ी इलेबरेटली बताया था कि स्टेरॉइड्स भी हो सकती हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हो सकता है, स्टेम सेल हो सकते हैं, या फिर कार्टिलेज को लेके कल्चर करके फिर उसके इंजेक्टेबल फॉर्म में पेशेंट को दोबारा जोड़ में दिया जाए। सो ये डिफरेंट किस्म की दवाएं हैं। जी, डॉक्टर मसूद से सवाल है कि इज देयर एनी रोल ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस? देखें, जब भी आर्थराइटिस और कम चलना होगा, बोन भी वीक होगी। जैसे पट्टे वीक हुए हैं उसी तरह बोन भी वीक होगी। जब हम चलते हैं तो चलना एक बड़ा स्टिमुलस है कैल्शियम के अंदर जाने का, हड्डी के अंदर, यानी खून से हड्डी के जाने अंदर जाने का। स्पेशली ख्वातीन में ये प्रोसेस बहुत रुक जाता है, क्योंकि उनको जब मेनोपॉज होता है तो ये हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं जो कैल्शियम को हड्डी के अंदर डालते हैं। तो इसीलिए हम रेगुलर एक्सरसाइज की बहुत ताकीद करते हैं उन लोगों को। सो जो कैल्शियम लेना उस चीज़ के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन हड्डी तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन जोड़ के आर्थराइटिस पे उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट कोई ऐसा प्रूवन इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर शरियार, एक ऑडियंस, एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बीएमडी टेस्ट? बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट ये एक अलग बीमारी है।
जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। BMD टेस्ट tells us the strength or the quality of the bones, और अगर obviously वो bones की strength weak है, so then it does we have to factor that into the surgery for joint replacement as well. So it tells us how strong the bone is, और उसके हिसाब से हमें अपनी surgical technique और procedure में भी modifications करनी पड़ती हैं। Thank you, Dr. Shahryar. Acha, second last question of the session is, if somebody has joint pains for 5 to 6 years, what medication need to be taken, or any test specifically required, especially in female? Dr. Masood. जैसे डॉक्टर शहरियार ने काफी एलैबोरेटली बताया, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, 5-6 साल का आर्थराइटिस है तो उससे हमें पहली चीज तो देखनी है फंक्शनल स्टेटस, कितना मुतासर हुआ आपका, और दूसरी चीज ये देखनी है कि डिसेबिलिटी कितनी है आपकी। उसके हिसाब से टेलर मेड ट्रीटमेंट, आपको हर मरीज की एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती। और फिर अगर जरूरत है और अगर आपको डिसेबिलिटी है, आपका फंक्शनल स्टेटस वीक हो रहा है, तो फिर एक्सरे का भी रोल आ जाता है, और एक्सरे असेसमेंट भी उतनी इम्पोर्टेंट है कि कितना हिस्सा जोड़ का घिस गया है और कितना बच गया है। उसके हिसाब से फिर आपको टेलर मेड एक प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, जो यूजुअली हम, जैसे बताया गया कि हम दर्द की दवाइयाँ अवॉइड करते हैं, स्पेशली जो सोजिश की दवाइयाँ हैं जिनके अपने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, मैदे पे, गुर्दे पे, ब्लड प्रेशर पे, यूजुअली पैनाडोल इज द बेस्ट। और फिर बेदरद दवाई जो ये कार्टिलेज की क्वालिटी को कुछ बेहतर करती है, उनका काफी अच्छा रोल है, उनसे काफी हद तक पेन पे काबू पाया जा सकता है, सोजिश पे काबू पाया जा सकता है। सो सवाल हमारा जवाब ये कि इट इज अ टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन फॉर एवरी पेशेंट। जी, सो एक आपके लिए कमेंट है डॉक्टर मसूद। एक पेशेंट है, उनकी वालदा का आपने शायद टोटल नी रिप्लेस किया था, एंड शी इज हैप्पी, और नाउ द लेडी हरसेल्फ इज गेटिंग दिस पेन्स, तो उसके लिए दर्द की दवाइयां पूछ रही हैं वो। तो मेरे ख्याल में उसका जवाब नथिंग बियॉन्ड पैनाडोल से ज्यादा ना लें। पैनाडोल आप दिन में 3 दफा ले सकते हैं, और दिन में 2 गोलियां 3 दफा, यानी 6 टैबलेट भी बहुत सेफली ले सकते हैं, लंबे अरसे तक ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियसली कंसल्ट योर नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन हु विल बी एबल टू हेल्प यू, और हमारे पास आ जाएं, वी कैन हेल्प यू, श्योर। With this, I will like to conclude this session. Thank you, Dr. Masood. Thank you, Dr. Shahryar, for your valuable time and talking on such a common issue which is being faced by most of the population of Pakistan. Hopefully, ये session आप हमारे viewers के लिए अच्छा informative रहा होगा. And do consult our expert knee replacement, hip replacement surgeons at Aga Khan University Hospital. And thank you very much. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। Are we still online? Hello? So wait, can you wait?